प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स में लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं बच्चों, खंड ख में। ठीक है, हम बच्चों खंड ख में लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट यूनिट आपके यूनिट नंबर 4 रहेगी, दोलन तथा तरंगे, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ठीक है, और ये जो यूनिट बच्चों आपके 11वीं क्लास में है, ये 10 नंबर की आपकी यूनिट आने वाली है एग्जाम में। कितने नंबर की आएगी बच्चों? 10 नंबर की। और इस यूनिट के अंदर चैप्टर कितने हैं बच्चों आपके? 2 चैप्टर डाले गए हैं आपके, दोलन और तरंगे। एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग बच्चों चैप्टर नंबर जाएगा आपका 13 और ये जाएगा बच्चों चैप्टर नंबर आपका 14। ठीक है, और ये वाला इसमें से अगर आप इस चैप्टर को कर लेते बच्चों तो 5 नंबर का ये वाला चैप्टर आएगा, लगभग 5 नंबर का आपका ये वाला चैप्टर आएगा। तो ओवरऑल टोटल चैप्टर बच्चों आपके दोनों ही 10 नंबर के हो जाएंगे। तो आज बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं दोलन। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं दोलन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का जो आपका ये चैप्टर नंबर 13 है, दोलन यानी कि ऑक्सीलेशन आपका है। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों आपका 11वीं क्लास की फिजिक्स में जो हमारी यूनिट चली थी आपकी 4th यूनिट चली है बच्चों, ये लास्ट यूनिट रहेगी। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर जाएंगे बच्चों आपके। पहला जाएगा दोलन आपका, दूसरा जाएगा आपका वेव यानी कि तरंगे। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा दोलन, ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर 13 रहेगा आपका। और आज का जो बच्चों इसका लेक्चर होने वाला आपका ये वाला, आज का जो बच्चों लेक्चर होने वाला आपके पास में ये वाला, इसका लेक्चर नंबर बच्चों ये रहेगा 13। ये चैप्टर नंबर आपका है बच्चों आपका, ये चैप्टर नंबर आपका बनेगा बच्चों 13। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों यहाँ पर ये, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो पहली किताबें थी उस किताब के अकॉर्डिंग बच्चों ये चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था, लेकिन एनसीईआरटी ने आपका इस न्यू सेशन में आपका नया सिलेबस रिड्यूस करके इस चैप्टर को आपको 13 चैप्टर नंबर बना दिया है। ठीक है, तो आज का जो बच्चों लेक्चर होगा ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर रहेगा, दोलन। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा बच्चों इसमें पहला जो टॉपिक है आपका ये आवर्ती तथा दोलनी तरंगे, तो सॉरी दोलनी गति है ना, पीरियोडिक एंड ऑक्सीलेशन मोशन। तो आवर्ती गति बच्चों किस तरह की होती है? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई वस्तु आपकी किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ ही है ना, एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित पथ पर गति करती है। मतलब जब कोई गतिशील वस्तु निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसको बोलते हैं बच्चों आवर्ती गति। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है तो उसकी इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसकी इस गति को क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। वह न्यूनतम समय अंतराल, ठीक है, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके उपरांत वस्तु की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि जिसके उपरांत वस्तु की गति का पुनरावर्तन करता है वस्तु का आवर्तकाल, यानी कि वह समय अंतराल जिसमें उसकी पुनरावृत्ति होती है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, यानी कि आवर्तकाल कहते हैं उसको। ठीक है, और उसको कैपिटल टी से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है बच्चों सेकंड होता है, यानी कि समय का जो मात्रक आपका होता है वो बच्चों सेकंड होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लें कि कौन सी ऐसी गति होती है कि जो एक निश्चित समय में अपनी गति को बच्चों बाबा दोहराता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर बच्चों 24 घंटे में घूम जाती है ना, यानी कि घूर्णन चक्कर पूरा करती है। तो इसकी गति बच्चों एक आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, जिसका आवर्तकाल बच्चों यहाँ पे 24 घंटे होता है, हर 24 घंटे बच्चों अपना एक चक्कर पूरा लगा लेती है, यानी कि अपने अक्ष पर ये घूम जाती है, इसको घूर्णन गति कहते हैं, है ना। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है और उसका एक चक्कर बच्चों 365 दिन 1/4 यानी कि लगभग 365 दिन लगभग 6 घंटे, जिसकी वजह से आपका एक लीप ईयर आता है 4 साल बाद। आपने देखा होगा ना बच्चों, 29 फरवरी निकल कर आती है, तो इसलिए एक चक्कर जो पूरा करने में समय लगता है लगभग 365 दिन 6 घंटे के आसपास लगता है। ठीक है, का समय लगता है। इस प्रकार पृथ्वी की यह गति आवर्ती गति, जिसका आवर्तकाल बच्चों 365 दिन, 365 एक सही बटे 4 है ना दिन लगता है, या इसको कैसे 365 दिन लगभग 6 घंटे। ठीक है, तो इस तरह की बच्चों गति आवर्ती गति होती है। और दोलनी गति क्या है बच्चों? या कंपन गति इसको कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर एक नियत बिंदु के इधर उधर गति करती है ना, जब कोई जैसे मान लेते कि अगर आपके पास में यहाँ पर एक ये पेंडुलम आप लगा देते हैं, यहाँ पे आपका ये दीवार होगी, आपने यहाँ पे एक धागा लटका दिया, यहाँ पे आपने पेंडुलम लटका दिया, तो इस धागे की बच्चों लंबाई रही होगी L। ठीक है, और आप जैसे इस धागे को इस तरीके से आगे की तरफ हटाते हैं, इस तरीके से बच्चों जैसे आप इसको आगे की तरफ हटाएंगे, इसको इस तरीके से हटाते हैं, यहाँ पे यहाँ से छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से गोला जो है आपका, ये जो गोला आपके पास में है बच्चों, ये इस तरीके से यहाँ पे
आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से गोला आपके पास में बच्चों यहाँ पे आ जाता है। और जब इसको बच्चों छोड़ते हैं यहाँ से, तो ये इस तरीके से गति करता है। किस तरीके से गति करता है? ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गति करेगा, इस तरीके से गति करता है। यानी कि एक पॉइंट के इधर उधर। ठीक है, इस तरीके से जब गति होती है बच्चों, तो इसको, इस प्रकार की गति को कहते हैं दोलनी गति या कंपन गति या सुसंगत गति कहते हैं, है ना। निश्चित पथ पर एक नियत बिंदु के इधर उधर, है ना, बार बार एक निश्चित समयांतराल बाद अपनी गति को दोहराती है, तो वस्तु की यह गति बच्चों दोलिनी गति या कंपन गति या सुसंगत गति कहलाती है। वह नियत बिंदु जिसके इधर उधर वस्तु दोलन गति करती है, वस्तु की माध्यावस्था यानी कि साम्यावस्था कहलाती है, कि यहाँ पर वो बच्चों साम्यावस्था में रुका रहेगा, इसकी स्थिर अवस्था बनी रहेगी। ठीक है, अर्थात केंद्रीय स्थान होता है या केंद्रीय स्थान कहलाता है वह निश्चित समयांतराल जिसके बाद वह अपनी गति को दोहराता है बच्चों, ये दोहराती है, तो उसका बच्चों ये आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेंडुलम की गति इस प्रकार की गति होती है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। जैसे दोलन गति एवं आवर्ती गति में अंतर की बात करते लेते हैं कि दोलन गति और आवर्ती गति किस तरह की होती है। तो जैसे भी आपको बताया था कि जो आवर्ती गति होती है उसका काम होता है कि एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को पुनरावर्ती करना है, उसको दोहराना। ठीक है, और दोलन गति जो होती है बच्चों एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करना। तो यानी कि जितनी भी आपकी दोलिनी गति है वो सारी आपकी आवर्ती गति होती है, परंतु जो आवर्ती गति है वो संभव नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अवश्य रूप से दोलिनी गति हो। ठीक है, दोलिनी गति हो, लेकिन दोलिनी गति जितनी भी होंगी आपकी, कंपन गति जितनी भी होंगी, वो सारी की सारी बच्चों आपकी आवर्ती गति होंगी, है ना। तो प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। ठीक है, चूंकि यह एक निश्चित समयांतराल पर अपनी अक्ष की समयांतराल पर अपनी गति को दोहराती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस गति की यह विशेषता है कि यह हमेशा एक मध्य स्थिति से आबद्ध रहती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती का दोलन गति होना आवश्यक नहीं है। परंतु प्रत्येक आवर्त गति का दोलन गति होना आवश्यक नहीं है। बच्चों भी समझा रहे थे आपको कि प्रत्येक आवर्ती गति दोलन गति ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोलन गति के लिए एक सीधी सरल रेखा में आपको इधर उधर गति करनी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे सूर्य के परिते पृथ्वी एक वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। ठीक है, और पृथ्वी की गति आवर्ती गति है, परंतु यह किसी स्थिति विशेष यानी कि मध्य स्थिति की बच्चों आगे पीछे नहीं हिलती है, ये पूरा एक सर्कल पूरा करती है राउंड, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट नहीं करती है। तो इसलिए ये आवर्ती गति केवल दोलिनी गति नहीं है, केवल आवर्ती गति रहेगी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपके बच्चों की गति दोलिनी गति बच्चों नहीं है। ठीक है, चलिए अब प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बच्चों बल क्या होता है कि जैसे ही मान लेते हैं कि आपने यहां पर एक आपके पास में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेंडुलम लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास में बच्चों यहाँ पे ये पेंडुलम लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास में बच्चों ये धागा हो गया है, यहाँ पे आपने मान लो एक गोला लटका दिया है। ठीक, इस तरीके से आपने मान लिया आपने यहाँ पर एक गोला लटका दिया है, तो इसकी जो लंबाई होगी बच्चों मान लेते हैं कि इसकी लंबाई स्मॉल एल रही होगी। ठीक है, अब जैसे ये बच्चों आप इसको अपने स्थान से इसको हिलाते हैं, यानी कि इसको साम्य अवस्था से बच्चों इसको हिलाते हैं, तो इस पोजीशन में जैसे आप इसको लेकर जाएंगे बच्चों, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ आप इसको लेकर जाएंगे, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर हिलाने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे हिलाने का प्रयास करा बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक साम्य अवस्था में इस पे एक बल कार्य करने लगेगा, जो इसको इस पे एक बल कार्य करने लगेगा, जो इसको यहाँ पे बच्चों एफ यानी कि काम करने लगेगा, जिसकी दिशा यहाँ पर, क्योंकि बल तो हमने आगे लगाया, लेकिन बल की दिशा क्या होगी कि बच्चों इसे आगे की तरफ मतलब जिसकी जो साम्य अवस्था है उसमें लाने का इसको प्रयास करेगा। ठीक है, तो उस बल का नाम बच्चों यहाँ पे होगा आपका प्रत्यानयन बल, यानी कि जो किसी वस्तु की साम्य स्थिति को लाने में मदद करता है, यानी कि साम्य स्थिति से उसको बच्चों विस्थापित करते हैं, पुनः उसकी साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, उस बल को यहाँ पे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो किसी दोलन करने में समक्ष वस्तु की साम्य स्थिति या साम्य अवस्था, जो उसकी बच्चों यहाँ पे रेस्ट पोजीशन रहेगी आपकी ये वाली। ठीक है,
साम्य अवस्था में होने पर कोई प्रभावी बल कार्य नहीं करता, विराम अवस्था नहीं कार्य करता और वस्तु विराम अवस्था में रह सकती है। परंतु जैसे ही वस्तु को साम्य स्थिति से विस्थापित किया जाता है, जैसे इसको बच्चों हिलाया जाता है, तत्काल स्वाभाविक रूप से एक बल वस्तु पर कार्य करने लगता है जो वस्तु को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, यानी कि जो इसको इसकी रेस्ट पोजीशन में बच्चों लाने का प्रयास करता है। उस बल को यहाँ पे नाम दिया गया है बच्चों प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपके? प्रत्यानयन बल क्या है? वह बल जो किसी वस्तु को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, और ये तब काम करेगा जब उस पर बच्चों विस्थापन लगाया जाएगा, यानी कि बाह्य बल द्वारा उसको विस्थापित किया जाएगा। ठीक है, तब उसका आंतरिक प्रतिक्रिया बल काम करेगा, जिसको हम यहाँ पे प्रत्यानयन बल कहते हैं, जो उसको साम्य अवस्था में लाने का पुनः प्रयास कर रहा होगा। ठीक है, इसकी दिशा बच्चों हमेशा विस्थापन के विपरीत होगी। विस्थापन अगर लेफ्ट होता है तो आपका जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा, विस्थापन आपका राइट होता है तो उसमें जो प्रत्यानयन बल की दिशा होगी वो लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, विस्थापन की हमेशा बच्चों अपोजिट रहेगी इसकी दिशा। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन किस तरीके से बच्चों यहाँ पर काम करते हैं? इसके लिए बच्चों आपको एक चर यानी कि कोई भी एक स्वतंत्र राशि लेनी पड़ेगी जिसमें आपको एक संबंध स्थापित किया जा सके। इसमें कि माना हमारे पास में यहाँ पर कोई बच्चों राशि है y और एक अन्य स्वतंत्र चर x है पर निर्भर करती है, तो हम y को x का फलन कहते हैं। तो हम y को बच्चों x का फलन कहते हैं। उसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा जा सकता है, y बराबर फलन x से व्यक्त करते हैं, जहां पर x को बच्चों कोणांश, ठीक है, जहां बच्चों x को क्या कहते हैं? कोणांश कहते हैं। यदि फलन अपने कोणांश के निश्चित अंतरालों पर स्वयं को दोहराता है तो उस फलन को आवर्ती फलन बच्चों कहते हैं। माना एफ थीटा निम्न प्रकार से बच्चों रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एफ थीटा प्लस टी, यानी कि इसको हम बच्चों यहाँ पे दिखा सकते हैं एफ थीटा। इससे स्पष्ट होता है कि कोणांश में टी या इसके पूर्ण गुणक की वृद्धि या कमी होने पर फलन एफ समान बना रहता है। इस शर्त का पालन करने के लिए फलन को आवर्ती फलन बच्चों कहते हैं। उदाहरण के लिए समझेंगे बच्चों के एग्जाम्पल से, क्या तो साइन थीटा ले लें या कॉस थीटा ले लें। जैसे त्रिकोणमितीय फलन 2 पाई अंतराल के आवर्ती फलन होते हैं, अतः 2 पाई प्लस थीटा आपका साइन थीटा आएगा और यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा ये आएगा। ठीक है, तो स्वतंत्र चर थीटा को यहाँ पर हम समय के साथ में निरूपित इस तरीके से कर सकते हैं। तो एफ टी इजिकल टू आपका जाएगा बच्चों एफ टी प्लस में कैपिटल टी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों टी क्या है? एक टी है यहाँ पे बच्चों इसका आवर्तकाल। तो जैसे आवर्तकाल की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी बच्चों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? आप जानते हैं थीटा मतलब क्या होता है आपका, यहाँ से जो आपका कोणीय वेग होता है बच्चों, होता है कोणीय विस्थापन बटे समांतराल होता है। समांतराल को बच्चों यहाँ पे दिखा देंगे आप टी से, कैपिटल टी से। ठीक है, तो यहाँ से अगर बच्चों देखें तो ओमेगा जो आपके पास जाएगा बच्चों यहाँ पे, ओमेगा बराबर आपका जाएगा यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू इसकी जाएगी 2 पाई अपॉन में टी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर देख लेते हैं तो वैल्यू आपके पास में बच्चों निकल के आ जाती है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, 2 पाई अपॉन बच्चों टी निकल के जाती है इसकी वैल्यू। ठीक, जैसा भी यहाँ देखिए बच्चों आवर्ती ससंगत और असंगत फलन। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि कोई फलन स्वतंत्र चर यानी कि कोणांश के निश्चित अंतराल पर स्वयं को बार बार बच्चों दोहराता है तो फलन को आवर्ती फलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका साइन का ग्राफ हो गया बच्चों, जो समय के साथ में यानी कि समय की पुनरावृत्ति आपकी करता रहता है। इस तरीके से बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ से जाता है और इस तरीके से बच्चों इसकी एक निश्चित समय के बाद यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए दोहराता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्न साइन ई और कोसाइन फलन आवर्ती फलन है, उनका आवर्तकाल बच्चों क्या है आपका? कैपिटल टी है। ठीक है, तो 2 पाई टी अपॉन में कैपिटल टी, यहाँ पे आपका जी टी बराबर आपका 2 पाई अपॉन कैपिटल टी आ गया। तो इसके जो ग्राफ आपको दिखा रखे बच्चों इस तरीके से दिखा रखा है कि साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है और साइन एंटी पे वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, फिर से यहाँ पर जीरो आगे बन जाएगा और नीचे की तरफ वैल्यू इसकी बच्चों माइनस की होती है -1। ठीक है, चूंकि ऊपर वैल्यू +1 में दिखा रखे, नीचे वैल्यू इसकी दिखा रखी -1 में। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे बच्चों ये इसका ग्राफ चलता है। आगे ये बच्चों कॉस का ग्राफ आपको दिखा रखा है, पहला वाला साइन का दिखा रखा था। चूंकि साइन जीरो की वैल्यू बच्चों जीरो होती है इसलिए यहाँ पे ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ अगर मैं कहूँ बच्चों ये वाला होगा साइन का, और ये वाला जो अगला वाला ग्राफ होगा बच्चों कॉस का। चूंकि कॉस की जो वैल्यू होती है साइन कॉस जीरो की, वो वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो इसलिए कॉस जीरो पर यहाँ पे
ये कोस का ग्राफ है, तो आपका यहाँ पे देखिए 0 पे वैल्यू आपकी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू है, और 90 डिग्री पर जैसे आप जाएंगे तो वैल्यू आपकी 0 जाती है, ठीक है। और 180 डिग्री पे जाएंगे तो आपकी वैल्यू -1 हो जाती है, इसलिए नीचे की तरफ आ गया बच्चों -1, ठीक। तो उस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपका ये काम करता है। इन फलनों के मान में अधिकतम बच्चों वैल्यू +1 है, और तथा न्यूनतम मान बच्चों आपका -1 के बीच में परिवर्तित होते रहते हैं। अतः वे आवर्ती फलन जिन्हें जया या कोज्या वक्र द्वारा बच्चों प्रदर्शित किया जा सकता है, सुसंगत फलन कह सकते हैं, यह कहते हैं सुसंगत फलन कहते हैं, ठीक है। सभी सुसंगत फलन निश्चित आवर्ती वाले होते हैं, परंतु प्रत्येक आवर्ती फलन सुसंगत नहीं होते। वे आवर्ती फलन जिन्हें केवल जया केवल कोज्या फलन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता बच्चों, असंगत फलन कहते हैं। चित्रों में कुछ आवर्ती किंतु कुछ असंगत फलनों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। कोई असंगत आवर्ती फलन 2 या 2 से अधिक सुसंगत फलनों के अध्यारोपण से प्राप्त होते हैं, अथवा विभिन्न जया व कोज्या फलनों के रूप में बच्चों व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फलनों के बारे में बच्चों अध्ययन करना होगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है सरल आवर्त गति, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल आवर्त गति क्या है बच्चों? जब कोई दोलनी गति एक निश्चित समय अंतराल के में एक सरल रेखा में एक किसी निश्चित बिंदु की इधर उधर गति करती है सरल रेखा में, तो उसकी गति को बच्चों यहाँ बोलते हैं सरल आवर्त गति, ठीक है। सरल आवर्त गति यानी कि सरलतम दोलनी गति, कि जब कोई कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करते हुए निश्चित समांतराल पर अपने पथ को बच्चों बार बार दोहराता है, ठीक है। इस प्रकार कार्यकारी प्रतिनयन बल बच्चों अथवा इसका त्वरण जो होगा प्रत्येक स्थिति में कण के विस्थापन के बच्चों अनुकोणपाती होता है और सदैव साम्य स्थिति की ओर डिस्ट रहता है। कण की यह गति बच्चों सरल आवर्त गति कहलाती है। और किस तरह के आपके उदाहरण बच्चों सरल आवर्त गति होती है? जैसे आप जानते होंगे पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति जो लेफ्ट राइट बच्चों आपकी होती रहती है। सिलाई मशीन में बच्चों सुई की गति जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मतलब ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो उस तरह की जो बच्चों गति होती है वो आपकी किस तरह की होंगी? सरल आवर्त गति होंगी, जो निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे यानी कि इधर उधर गति करती रहती हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर सरल आवर्त गति की विशेषताएं, यानी कि यहाँ पर बच्चों ये कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब भी होते हैं इसके, ये शर्तें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका एग्जाम में पूछ लेते हैं आपके कि सरल आवर्त गति की विशेषताएं लिखी है, सरल आवर्त गति की बच्चों शर्तें लिखी है, तो अब आपको यही लिखना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कण एक स्थिर बिंदु के इधर उधर इस प्रकार गति करता है कि नंबर 1 कण की गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर एक ही पथ पर हो, नंबर 2 कण पर कार्यकारी प्रतिनयन बल सदैव उस बिंदु से कण के विस्थापन के बच्चों अनुकोणोपाती हो, विस्थापन के अनुकोणोपाती हो, ठीक है। नंबर 3 सरल आवर्त गति में कण पर कार्यरत प्रत्यानयन बल F कण के विस्थापन y के सदैव अनुक्रमणोपाती होता है तथा विस्थापन की दिशा के बच्चों विपरीत होता है, ठीक है। विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। तो माइनस आपको बच्चों समझ में आ रहा है? माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस अभी केवल आपको ये दिखा रहा है कि बल की जो दिशा है वो बच्चों विस्थापन के विपरीत होगी, और जो यहाँ पर के है वो एक नियतांक है, जिसको बच्चों कहते हैं बल नियतांक, ठीक है, अथवा बल स्थिरांक कहते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल की दिशा सदैव विस्थापन के बच्चों विपरीत होती है, ठीक है। सरल आवर्त गति को सदैव एक ही जया अथवा कोज्या फलन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से देख लेने हैं, इन पॉइंटों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। कोई भी समस्या आपको अगर आती है तो आपको एक बार फिर से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद आपको देखने हैं यहाँ पे कि सरल आवर्त गति जब हम बच्चों पढ़ने वाले होंगे तो उसमें आपको किस किस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो पहले सुसंगत दोलन देखिए बच्चों, ये क्या है? सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण या निकाय की सुसंगत दोलन या दोलित्र कहते हैं। यानी कि सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण या निकाय को, जो आपका कण होगा या निकाय होगा, उसको बच्चों क्या बोलेंगे? सुसंगत दोलन, दोलक या दोलित्र कहते हैं उसको, ठीक है।
नंबर 2 बच्चों आपका विस्थापन, कि वो अपने साम्य स्थिति से कितना आगे चला गया, कितना पीछे आ गया, तो उसके बीच की जो दूरी होगी बच्चों वो विस्थापन कहलाएगा। ठीक है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की किसी क्षण साम्यावस्था से उसकी दूरी को उस क्षण कण का बच्चों विस्थापन कहते हैं। सामान्यतः इसे x और y या x या y से बच्चों प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अन्य प्रकार के भी विस्थापन बच्चों चर होते हैं, जैसे एसी परिपथ में धारा हो गया, विद्युत हो गया, ध्वनि तरंगीय के संचरण में दाब हो गया परिवर्तन, दाब परिवर्तन, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों परिवर्तन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे विस्थापन क्या है नॉर्मली, किसी भी सरल गति कण की साम्य स्थिति से उसकी दूरी, यानी कि प्रारंभिक किस क्षण कहां पर था, तो प्रारंभ में वो कहां पर था, तो उसके उस क्षण की तक की जो दूरी होगी बच्चों वो विस्थापन कहलाएगी। नंबर 2 आयाम, कि दोलन करते किसी कण के माध्य स्थिति से दोनों तरफ अधिकतम विस्थापन को दोलन का बच्चों आयाम कहते हैं। इसको कैपिटल ए या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये पेंडुलम था, इस पेंडुलम को बच्चों यहाँ पे हम लेके गए इसको इस तरीके से, तो यहाँ से इसका विस्थापन मान लेते हैं कि ए हो गया और फिर ये ऐसे जाएगा यहाँ पर। ठीक है। ये विस्थापन आपका यहाँ से यहाँ तक के बच्चों ए हो जाएगा। तो जब इस पॉइंट के जब देखेंगे तो सेट चलेंगे तो बच्चों प्लस का जाएगा और सेट चलेंगे तो यहाँ पे आपका ये माइनस का जाएगा। तो प्लस माइनस में आपका ये विस्थापन आपका जाता है, प्लस माइनस को हम यहाँ पे ए कह देते हैं। ठीक है। तो साम्य स्थिति इसकी ऐसे थी, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ऐसे भी चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा बच्चों अधिकतम विस्थापन। ठीक। देखिए बच्चों नंबर 4 में क्या है, एक पूर्ण दोलन या दोलन। ठीक है। देखिए माध्य स्थिति से आगे पीछे गति करते हुए, माध्य स्थिति से आगे पीछे गति करते हुए कण जब किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाता है, एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर वापस आ जाता है, तो उसका एक दोलन पूर्ण हो जाता है। आ जाता है तो उसका एक दोलन बच्चों पूर्ण हो जाता है। ठीक है। उसका एक दोलन पूर्ण हो जाता है। ठीक। नंबर 5 यहाँ पे आवर्तकाल देखेंगे तो आवर्तकाल क्या है कि एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लेता है बच्चों, एक यानी कि एक दोलन को पूरा करने में जो भी समय लेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है। किसी कण या दोलक को एक दोलन पूर्ण करने में लगे समय को उसका बच्चों आवर्तकाल टी कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो आवर्तकाल वह न्यूनतम समय अंतराल होगा जिसके उपरांत कण अपने दोलन की पुनरावृत्ति करता है, इसको रिपीटिशन में लेकर आता है। ठीक है। नंबर 6 आवर्ती, कण द्वारा प्रति एकांक समय में किए गए दोलनों की संख्या को बच्चों कण की आवर्ती कहते हैं। आम भाषा में इसको कह सकते हैं कि जो आवर्ती होती है आपकी बच्चों 1/, आवर्तकाल के इक्वल होती है, इसलिए इसका मात्रक प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स या बच्चों इसका मात्रक हर्ट्ज भी हम यूज करते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक? चलिए, ये बच्चों छोटे छोटे पॉइंट है आपके जो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आपसे क्वेश्चंस जो आपको देगा तो आपसे पूछा गया बच्चों आवर्ती क्या होती है, इसका आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है। या इसका आयाम कितना होगा, तो आपको सब चीजें देख के बतानी होगी। चलिए बच्चों अब कोणीय आवर्ती देख लेते हैं। तो दोलन करने वाले कर्ण के बच्चों कोणीय आवर्ती जो ओमेगा होती है, कोणीय आवर्ती ओमेगा आवर्ती n में 2π से गुना करने पर प्राप्त होती है। जो आपकी आवर्ती है n, उसमें 2π से अगर गुना कर देते हैं तो आपको बच्चों कोणीय आवर्ती मिल जाएगी। इसलिए कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ओमेगा बराबर 2πn होता है, जहां पर आपके n की जो वैल्यू थी बच्चों 1/T थी। ठीक है। आप उसको भी बच्चों यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए इसका मात्रक यहाँ पे रेडियन में व्यक्त करते हैं। इसलिए इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बच्चों, ओमेगा का। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती। ठीक है। नंबर 8 कला, फेस, यानी कि कितने डिग्री वो आगे है, कितने डिग्री वो पीछे है बच्चों कालांतर में। किसी क्षण दोलनकारी कण की कला उस क्षण माध्य स्थिति के सापेक्ष स्थिति एवं गति की दिशा का बोध कराती है। सापेक्ष में किसी क्षण कण की कला द्वारा कण की गति की दिशा एवं दिशा का ज्ञान होता है। सामान्यतः कला को कोण या समय के पदों में बच्चों व्यक्त करते हैं। ठीक है। कोण या समय के पदों में व्यक्त करते हैं। नंबर 9 प्रारंभिक कला, मान लेते हैं t बराबर बच्चों 0 पर कोई पार्टिकल है आपका, यानी कोई कंपन करने वाला कण की कला
उसकी प्रारंभिक बच्चों कला कहलाती है। जब समय आपका 0 रहा होगा तो समय जो भी उसकी कला रही होगी बच्चों वो उसकी प्रारंभिक कला कहलाती है। यदि समय की गणना कण की माध्य स्थिति से गुजरने वाले समय से की जाए तो प्रारंभिक कला बच्चों 0 होगी, है ना। अन्यथा इसका कुछ निश्चित मान होता है, अन्यथा इसका कुछ बच्चों निश्चित मान होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास में बच्चों यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे पोजीशन मान के चलते हैं कि बच्चों यहाँ पर आपके पास में ये एक्स पोजीशन है और एक्स पोजीशन से बच्चों ये इसका जो आयाम है, इसका जो रेडियस है वो स्मॉल कैपिटल ए है, तो ये यहाँ से रोटेट करता है तो थीटा एंगल में मान लेते हैं कि किसी यहाँ पर पॉइंट बच्चों पी पे पहुंच जाता है और यहाँ पे थीटा एंगल जनरेट करता है। थीटा और आपका बच्चों ओमेगा टी हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं कि जो ओमेगा होता है बच्चों वो थीटा अपॉन में टी होता है, तो यहाँ से अगर थीटा निकाल देते हैं तो ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसी वैल्यू को बच्चों यहाँ पुट करते हैं देन ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्यों होगा, चूंकि एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोण वेग आपको ओमेगा लेके घूम रहा है, गति कर रहा है। ठीक, तो देखिए एक समय वृत्तीय गति करते हुए कण की तात्कालिक स्थितियों से वृत्त के किसी व्यास का प्रक्षेप के पाद फुट की गति सरल आवर्त गति बच्चों होती है। वृत्त के इस सरल आवर्त गति का निर्देशांक वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों आपको ध्यान में रखना है। देखिए बच्चों, आप देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। अब सरल आवर्त गति के बच्चों विस्थापन समीकरण अगर देखें तो मान के चल लेते हैं कि हमारे पास में एक सर्कल होगा, मान लेते हैं कोई पार्टिकल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके रेडियस हमने दिखा रहा है कि बच्चों कैपिटल ए है। ठीक है, यहाँ पॉइंट ए एक्स पर रहा होगा और जब ये घटता है तो पॉइंट बच्चों पी पर जाता है। तो ध्यान देंगे कि माना कोई कण पी, हमने मान लिया कि जो कोई कण है आपका वो पी पर है। ठीक है, त्रिज्या ए के वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। कण स्थिति एक्स से चलना प्रारंभ करता है बच्चों, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और टी समय बाद इसकी स्थिति बच्चों पी पर पहुंच जाता है। यदि कण टी समय में वृत्त पर आंतरिक कोण, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोण जो आपके बनना है बच्चों ये वाला कोण पी ओ एक्स, कितना बच्चों बनना है, थीटा बनना है यहाँ पे पी एक्स थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की ओमेगा बराबर आपको होता है थीटा अपॉन टी, तो यहाँ से थीटा बच्चों बराबर कितना जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं तो टी समय बाद जो लंब पाद होगा इसका जो एन होगा, यानी कि लंब पाद बच्चों ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपके पास जा रही है वाली, जो डिस्टेंस आपके पास जा रही है नहीं वाली ओ एन। ठीक है, तो अगर ये वाला कोण थीटा बच्चों तो ये वाला कोण भी आपके पास में यहाँ पे थीटा निकल कर आएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख पाते हैं तो एन स्थिति में जब यहाँ पे देखते हैं तो त्रिभुज आपका जो समकोण त्रिभुज बनता है आपका ओ एन पी, इसमें देखें बच्चों ये वाला कोण थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, नहीं एकांतर कोण हो जाएगा। जब एकांतर कोण हो जाएगा तो उस केस में आपका साइन थीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना बच्चों ओ एन और कर्ण कितना बच्चों आपको ओपी, तो ओपी की वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, ए ही होगी। क्योंकि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू अगर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की बच्चों वैल्यू अगर इसकी ए है तो देन यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू बच्चों ए ही रहेगी। ठीक है, इसलिए दोनों वैल्यू आपकी सेम रहेंगी। ये वाली जब सेम रहेगी तो आपका बच्चों ओ एन निकालना हमको, तो ओपी बराबर आपको ओ एन बराबर ओपी इंटू साइन आ जाएगा और यहाँ से ओपी की वैल्यू आप ए रख देंगे, ओ एन की वैल्यू अपने बच्चों यहाँ पे मान लें कि वाई है वाली। ठीक है, तो आपका बच्चों यहाँ पे निकल गया था वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह आपने रख दिया यहाँ पे ओमेगा टी, तो ए वाई जो साइन ओमेगा टी है आपका, ये बच्चों यही आपका सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है। क्या है बच्चों, ये सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। तो अगर आपसे कोई पूछता है विस्थापन समीकरण लिखिए सरल आवर्त गति का, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, विस्थापन समीकरण। क्या आपका निकल गया बच्चों, y बराबर ए साइन ओमेगा टी निकल कर आया आपका बच्चों ये। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलिए अगर यहां तक बच्चों बात क्लियर है आपके, तो आगे देख लेते हैं कि सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण है। इस समीकरण द्वारा किसी क्षण टी पर कण के विस्थापन y के मान की गणना की जा सकती है। ठीक है, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान बच्चों 1 होता है, अतः विस्थापन y का अधिकतम मान बच्चों a होगा। इसे सरल आवर्त गति करने वाले कण का बच्चों आयाम कहते हैं, जबकि बिंदु n पर अपनी गति माध्य स्थिति से बच्चों प्रारंभ करता है। ठीक है, और अगर मान लेते कि किसी एंगल पर जा रहा होगा यानी कि कलांतर में होगा, तो उस केस में बच्चों आप इसको फाई बराबर लिख सकते, सॉरी वाई बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई जो होगा बच्चों ये कलांतर होगा, जिसको हम यहाँ पर फेस कहते हैं, कला कहते हैं। ठीक है,
कितने डिग्री वो अग्रगामी होगा, कितने डिग्री वो पश्चिमगामी होगा। अगर प्लस लगता है तो बोलते हैं बच्चों ये आगे होगा, और माइनस है तो बोलते हैं इसके बच्चों ये पश्चिमगामी होगा। ठीक है, तो आपको बच्चों ये याद रखना है। बाकी बच्चों आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि सरल आवर्त गति का समय विस्थापन वक्र खींचिए। तो जैसे बच्चों हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति जो आपकी होती है वो है, फॉर्मूला आप जानते हैं कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। और यहाँ से बच्चों भी हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर आपका था 2π/t। तो जैसे ओमेगा की जगह रखेंगे तो वैल्यू आपके पास निकल के बच्चों आ जाती है y बराबर ए साइन 2π/t कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे, आवर्तकाल। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है बच्चों कि जब t बराबर 0 था, तो उस केस में जब 0 रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू आपको 0 निकल के आती है। ठीक है, और जब t/4 रखेंगे, ठीक है, तो t/4 का मतलब होगा बच्चों 1/4। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब वैल्यू आपने 1/4 वैल्यू रखी आपने तो वैल्यू 0 थी, और जब 1/4 आपने वैल्यू रखी तो यहाँ पे देखेंगे तो पाई/2 आ जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा ना, पाई/2 आएगा। अब पाई/2 से जब इसको काटेंगे बच्चों यहाँ पे 2 बार कट जाएगा ना वाला, पाई/2 की वैल्यू होती है बच्चों 1, यानी कि 90 डिग्री। 1 का मतलब +1। तो ये बच्चों मैक्सिमम ऊपर की तरफ गया, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे +1 जा रहा है और यहाँ पे बच्चों -1 जा रहा है। t/2 रखेंगे तो बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा पाई की वैल्यू होती है बच्चों 180, यानी 180 की वैल्यू sin80 प्लस sin 180 की वैल्यू होती है 0 बच्चों। तो इसमें यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, फिर रखेंगे 3t/4, तो जब उसको सोल्व करेंगे बच्चे 3π/2 बचेगा, यहाँ पे वैल्यू इसकी आ जाएगी -a। तो जैसे -a आएगा मतलब ये नीचे की तरफ आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, फिर रखेंगे t, तो 2π बन जाएगा यानी 360 की वैल्यू फिर से बच्चों 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बच्चों इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों यहाँ पे इसकी ये पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, जिसको यहाँ पे जो बोलते हैं समय विस्थापन वक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हर आवर्तकाल कैपिटल टी आवर्तकाल के बाद इसके बच्चों पुनरावृत्ति यहाँ पर होती ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये बच्चों आपको जो आ रहा है इसको बोलते हैं समय विस्थापन वक्र कहते हैं। ये +a और -a के बीच में बच्चों वेरी कर रहा है। साइन 0 का ये वक्र है, यानी कि साइन का वक्र है बच्चों, ये ज्या वक्र इसको बोलते हैं, यानी कि साइन कर्व इसको कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।